इल्तुतमिश मेडिवल पीरियड में आज हम मेडाइवल इंडिया में हम देखेंगे इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। तुर्क राज संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो उन शासकों में देखा जाता है जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई थी। वह ऐबक का दामाद था। उसने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। राजाभिषेक के समय से ही अब उन्होंने तुर्क और उसके विरोधी हो गए थे। खुसरो के विरुद्ध इल्तुतमिश की कुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने उसे अमीरुल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद दिया था। आकस्मिक मृत्यु के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका था। अतः लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विवादित पुत्र आराम शाह, जिसे इतिहासकार नहीं मानते हैं, को लाहौर के गद्दी पर बैठाया। परंतु दिल्ली ने तुर्क की सरदार एवं नगरों के विरोध के फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को, उस समय वह बदायूं का सूबेदार था, को दिल्ली आमंत्रित कर राज सिंहासन पर बैठाया गया था। समझ गए। आराम शाह एवं इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर संघर्ष हुआ था, जिसे आराम शाह को बंदी बनाकर मतलब एक तरह से बांध में जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। इस तरह ऐबक वंश के बाद इल्बरी वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान, बदायूं का राज्यपाल, नासिर मोमिनीन के नाम से जाना भी जाता है। और इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। शासन अवधि अगर देखेंगे तो 1310 से लेकर 30 अप्रैल 1236 तक देखेंगे। समझ गए ना आप लोग। उत्तरवर्ती रुकनुद्दीन फिरोज निर्धन कब हुआ था? 30 अप्रैल 1236 को हुआ था। समझ रहे हैं आप। और जो है जीवन संगिनी इनकी कौन थी? शाह तुर्कान, वो अन्य थे। संतान नसीरुद्दीन, महमूद, रुकुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान और मुइजुद्दीन बहराम, ये इनके उत्तराधिकारी थे। पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश, घराना बदायूं, राजवंश मामलुक, सुल्तान, धर्म इस्लाम था। प्रतिद्वंदी इनका अगर देखें हम तो क्या देखेंगे? इल्तुतमिश के दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, ताजुबुद्दीन यल्दोजा तथा नसीरुद्दीन कुबाचा। ये दोनों गौरी के दास थे और यल्दोजा दिल्ली के राज को गजनी के अंग मानता था और उसे गजनी के में मिलाने का भरपूर कोशिश करता रहता था। जबकि ऐबक तथा उसके बाद इल्तुतमिश अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। यल्दोजा के साथ तराइन के मैदान में युद्ध किया, जिससे यल्दोजा पराजित हुआ और उसकी हार के बाद गजनी के किसी शासक ने दिल्ली की सत्ता पर अपना दावा पेश नहीं किया था। कुबाचा ने पंजाब के आसपास के क्षेत्र पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। अब देखिए, कुबाचा ने भी कहा मजबूत अपनी स्थिति पकड़ बनाई थी पंजाब के आसपास के क्षेत्र पर। तो अब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा? कब करेगा? सन 1217 में उसने कुबाचा के विरुद्ध कूच किया था और कुबाचा बिना युद्ध किए भाग गया। इल्तुतमिश उसका पीछा करते हुए मशूरा नामक जगह पर पहुंचा, जहां उसका कुबाचा को पराजित किया और लाहौर पर उसका कब्जा हो गया था। सिंधु सतलज का उच्च तथा सिंध सागर दोआब पर कुबाचा का नियंत्रण बना गया था। इसी समय मंगोल के आक्रमण के कारण इल्तुतमिश का ध्यान कुबाचा पर से तत्काल हट गया और बाद में उसने कुबाचा को एक युद्ध में परास्त किया, जिसके फलस्वरूप कुबाचा सिंध नदी में डूबकर मर गया। चंगेज खां के आक्रमण के बाद उसने पूर्व की ओर ध्यान केंद्रित किया और बिहार तथा बंगाल को अपने अधीन कर एक बार फिर से कर लिया था। मगर बंगाल और बिहार पर भी उसने जो है ना जो युद्ध किए और वहां बिहार और बंगाल के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया, दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। याद रखिएगा, वह एक कुशल शासक होने के कारण इसके अलावा कला तथा विद्या का प्रेमी भी था। विद्या मतलब जो है एजुकेटेड, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए भी शौकीन रखता था। कठिनाइयों से सामना
सुल्तान का पद प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। कुछ समय के बाद प्रारंभिक कठिनाई उनके गद्दी के दावेदारी का होने लगे थे। मतलब जो गद्दीदारी थे उनके, जो उनके रिलेटिव थे, वो उनके क्या अपने गद्दी क्या दावेदार करते थे। याद रखिएगा ये। बाद में कुलबी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सरदार तथा मुइज़्ज़ी अथा मोहम्मद गौरी के समय के सरदार के विरोध कर दमन कर दिया था और इल्तुतमिश ने विद्रोही सरदारों को भी कुचला, बड़ी आसानी से कुचला था। पर विश्वास न करते हुए भी अपने 40 गुलाम सरदारों का गुट बनाया था, जिसे तुर्काने चहलगनी नाम दिया गया था। इस संगठन का चरगान भी कहा जाता है। इल्तुतमिश के समय में ही अवध के पितृ विद्रोह हुए थे। अवध में जो पितृ विद्रोह हुए थे इसी समय हुए थे। और 1215 से 1217 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश ने अपने दो प्रबल प्रतिद्वंदी एल्दोजा और नसरुद्दीन को बचा से संघर्ष करना पड़ा था। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एल्दोजा को पराजित किया और 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबोचा से लाहौर छीन लिया था तथा 1228 ईस्वी में उच्च पर अधिकार कर कुबाचा से बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए कहा। अंत में कुबोचा ने सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस तरह इन दोनों प्रबल विरोधियों का अंत कर दिया था। मंगोलों से बचाव। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां की बेटी से जलालुद्दीन मुगबनी का प्रेम प्रसंग था, जिसके अर्थ से भयभीत होकर ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मुगबनी वहां से भागकर पंजाब की ओर आ गया और चंगेज खां उसका पीछा करता हुआ लगभग 1220 ईस्वी में सिंध तक आ गया। उसने इल्तुतमिश को संदेश भेजवाया कि वह मुगबनी की मदद न करे। यह संदेश लेकर चंगेज खां का दूत इल्तुतमिश के दरबार में आया। इल्तुतमिश ने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारियों से बचने के लिए मुगबनी का कोई सहायता नहीं की थी और मंगोल आक्रमण का अब 1228 ईस्वी में क्या हुआ, चंगेज खां को जो है ना, इन्होंने भी एक संदेश भेजवाया कि मैं मुगबनी का किसी तरह का कोई सहायता नहीं करूंगा, समझ गए। और भारत से वापस जाने पर टल गया था। मतलब कौन? चंगेज खां टल गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अली मर्दान बंगाल में अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। अलाउद्दीन की उपाधि ग्रहण की थी। 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र हिसामुद्दीन इवाज उत्तराधिकारी बना। उसने गयासुद्दीन आजिम की उपाधि ग्रहण की थी तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए थे और खुतबा, उपदेश या प्रासंगिक रचना पढ़वाया था। विजय अभियान अगर हम देखेंगे किसका, इल्तुतमिश का, देखेंगे 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल में स्वतंत्र शासन गयासुद्दीन इवाज शाह के विरोध अभियान छेड़ा और इवाज के बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता में शासन करना स्वीकार कर लिया था। इल्तुतमिश के पुनः दिल्ली लौटते उसने फिर विद्रोह कर दिया था। इस बार इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद ने 1226 ईस्वी में लगभग उसे पराजित कर लखनौती पर अधिकार कर लिया था। 2 वर्ष के उपरांत नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद मलिक इख्तियारुद्दीन बालका खलजी ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया था और 1230 में इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को दबाया। और 1230 में इल्तुतमिश के इस संघर्ष के बाद बालका खलजी मारा गया। इस बार फिर से बंगाल दिल्ली के अधीन हो गया था। एक बार फिर बंगाल दिल्ली के अधीन हो गया था, जो 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था और 1227 ईस्वी में परमारों की राजधानी मंदौर पर अधिकार कर लिया। और नगदा को लेकर इल्तुतमिश व मेवाड़ के बीच चैत सिंह के बीच संघर्ष कब हुए थे? 1987 ईस्वी में हुआ था। मुगल का मतलब इसका क्या बोला जाता है? भुगतान का युद्ध बोला जाता है। कब किया जाता है? इल्तुतमिश ने मेवाड़ के जैत सिंह के बीच कब किया था? 1207 ईस्वी में, 27 ईस्वी में
1227 में 1227 ईस्वी में जो है ना दोनों के बीच में युद्ध हुए, जो भूताल, याद रखिएगा लोग, भूताल वर्ड भी बहुत डिफिकल्ट है, भूताल का युद्ध लड़ा गया था। हालांकि इस युद्ध में जैत सिंह की विजय हुई थी और 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर घेरा डाला। वहां के शासक मंगोल देव को पराजित किया। मंगोल देव याद रखिएगा भाई, ये कहां पे आप लोग, ग्वालियर। 1233 ईस्वी में चंदौल के विरुद्ध एक हुए और 1234 से 1235 में उज्जैन एवं सिलसा के विरुद्ध उसका अभियान सफल रहा। और वैद सुल्तान एवं उपाधि मतलब क्या क्या मिली थी, इल्तुतमिश के नागदा के गुजरात और गुजरात के चालुक्यों पर भी किए गए आक्रमण विफल हुए। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बामियान के विरुद्ध हुआ था। फरवरी 1929 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सम्मान में खिलाफत की उपाधि और प्रमाण पत्र भेजा था। खलीफा ने इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी थी जो उसके जीते थे और साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान आजम महान शासक की उपाधि भी प्रदान की थी। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश वैध सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत वैध स्वतंत्र राज बन गया था। इस संस्कृति से इल्तुतमिश को पूर्ण सुल्तान के पद को वासुनगत मतलब हेरिडेटिकल बनाना और दिल्ली के सिंहासन पर अपनी संतानों के अधिकार को सुरक्षित करने में सहायता मिली। और खिलाफत मिलने के बाद इल्तुतमिश में नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की थी। सिक्के का प्रयोग, अगर सिक्के का हम प्रयोग देखेंगे तो इल्तुतमिश ने कौन कौन से सिक्के चलाए थे और क्यों इसका इंपॉर्टेंट रहा है, तो हम इसमें देखेंगे। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसने सल्तनत कालीन में दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका लगभग 175 ग्रेन तथा तांबे का जित्तल चलवाया था। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में हर बार क्वेश्चन पूछता है। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ किया था और सिक्के पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधित्व के रूप में स्थापित किया था। और ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्के पर कुछ गौरवपूर्ण शब्दों को अंकित करवाया था, जैसे शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य व धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठा के नायक और सहायक। इल्तुतमिश ने इन व्यवस्थाओं का प्रचलन किया था और राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। मृत्यु देखा जाए तो बामियान अभियान के दौर पे इल्तुतमिश ने मार्ग में ही इल्तुतमिश की बीमारी हो गई थी और इसके बाद इल्तुतमिश की बीमारी बढ़ती गई। अतः 30 अप्रैल 1236 को उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था और उसने सुधार किए थे। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। रजिया उत्तराधिकारी इल्तुतमिश की हुई। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री तथा भारत की प्रथम मुस्लिम शासक थी। अपने अंतिम दिनों में इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के सवाल को लेकर चिंतित मतलब एक तरह से चिंता प्रकट की थी और चिंतित भी हुआ था। इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो अपने पिता के प्रतिनिधित्व के रूप में बंगाल पर शासन कर रहा था, 1229 ईस्वी को अप्रैल में मृत्यु हो गई थी और सुल्तान के शेष जीवित पुत्र शासन कार्य के किसी भी प्रकार से युग नहीं थे। अतः इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु श्रेय के टाइम पर अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, नियुक्त किया था या घोषित किया था। निर्माण कार्य अगर हम देखेंगे तो स्थापत्य कला में अत्यंत इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद और नागौर की आंतरिकन के दरवाजे का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में एक विद्यालय की भी स्थापना की थी और इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थापित है, जो एक कक्षीय मकबरा है। पूर्वाधिकारी देखेंगे तो आराम साथ देखेंगे
मामलुक वंश देखेंगे तो 1206 से 1290 तक देखेंगे। उत्तराधिकारी देखेंगे तो यहाँ पे रुकनुद्दीन फिरोज को देखेंगे, और पूर्व अधिकारी देखेंगे तो आराम शाह को दिल्ली देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में अगर इनका पीरियड काल देखेंगे तो 1211 से 1236 देखेंगे। उत्तराधिकारी